मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, MSc राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं BA पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर के 1620 ईस्वी तक चला और इस दौरान हमें विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न पक्षों के बारे में सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक जीवन, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आज मैं सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले सामाजिक जीवन। समकालीन विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से हमें विजयनगर के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इन यात्रियों के वृत्तांत से यह बात स्पष्ट होती है कि उस समय का समाज सुसंगठित था। ब्राह्मणों का समाज में अधिक प्रभाव था। सामाजिक और धार्मिक जीवन में ही नहीं बल्कि राजनीतिक तथा शासन संबंधी मामलों में उनका विशेष महत्व था। उनके विषय में नुनीज लिखता है, वे सत्यपरायण, वाणिज्य व्यवसाय में संलग्न, हिसाब किताब में बहुत निपुण, दुबले पतले तथा सुघड़ शरीर वाले, परंतु कठोर परिश्रम के लिए अनुपयुक्त होते थे। उन्हें कुछ विशेषाधिकारी प्राप्त था। राजा अथवा राज्य का कोई भी न्यायालय उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकता था। उत्तर भारत की तरह विजयनगर साम्राज्य में जातीय जटिलता नहीं थी और छुआछूत तथा ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान नहीं थी। स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में भाग लेती थीं। उन्हें विभिन्न प्रकार के शस्त्र के प्रयोग, कुश्ती, संगीत तथा ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। संगीत, नृत्य तथा ललित कलाओं में भी निसंदेह पुरुषों से अधिक बड़ी चढ़ी थी। नुनीज लिखता है कि यहाँ स्त्रियां हिसाब रखने का, क्लर्की का, अंगरक्षकों का, पहलवानी का, ज्योतिषी तथा भविष्य वक्ता का काम भी करती थीं। ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सब जातियों के लोग मांसाहारी थे। गाय और बैल को छोड़कर वे सभी प्रकार का गोश्त खाया करते थे। बाजार में खुले रूप में मांस का विक्रय होता था। पेश तथा नुनीज ने लोगों के भोजन के लिए बाजार में बिकने वाले नाना प्रकार के पशु पक्षियों का उल्लेख किया है। समाज में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थीं, जैसे धनी लोगों में बहुविवाह प्रथा तथा बड़े पैमाने पर दहेज लेने की प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन था। विधवाएं अपने मृत पतियों के साथ चिता में जलकर सती हो जाया करती थीं और ब्राह्मण लोग इस प्रकार के शरीर त्याग करने की बहुत प्रशंसा करते थे। महत्वपूर्ण त्योहारों पर बकरों और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती थी। पेज लिखता है कि एक उत्सव पर राजा की उपस्थिति में 24 भैंसों और 150 भेड़ों की बलि दी जाती थी और इन पशुओं के सिर तलवार की एक ही चोट में काटे जाते थे। प्रसिद्ध महानवमी के उत्सव की समाप्ति पर अंतिम दिन 250 भैंसें और 4500 भेड़ें मारी जाती थी। राजधानी में धन की विपुलता के कारण विलासिता को प्रोत्साहन मिला, जिससे जनजीवन में अनेक दोष भी प्रवेश कर गए। वेश्यावृत्ति का प्रचलन खूब बढ़ गया। अब्दुल रज्जाक के वर्णन से ज्ञात होता है कि नगर में अनेक वेश्यालय थे जहाँ चरित्रहीन स्त्रियाँ अपना जाल बिछाकर लोगों को बुरे मार्ग पर प्रवृत्त करती थीं। वेश्याओं को सार्वजनिक उत्सवों में आने दिया जाता था और राज्य के बड़े से बड़े अभिजात वर्गीय लोग उनके सहवास का आनंद लेते और यह बुरा भी नहीं समझा जाता था। आर्थिक दशा। विजयनगर साम्राज्य की गणना तत्कालीन विश्व के अत्यंत धनी और समृद्ध राज्यों में की जाती है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाले विदेशी यात्रियों ने अपने वृत्तांतों में विजयनगर के वैभव और समृद्धि का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। ईरानी राजदूत तथा यात्री अब्दुल रज्जाक, जिसने 1443 से 44 ईस्वी में विजयनगर का भ्रमण किया था, लिखता है, देश इतना अच्छा बसा हुआ है कि संक्षेप में उसका चित्र प्रस्तुत करना असंभव है। राजा के कोष गृह में अनेक गड्ढे खुदे हुए हैं जिनमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया है, जिसकी ठोस शिलाएं बन गई हैं। राज्य में निवास करने वाले सभी उच्च और निम्न जातियों के लोग, यहाँ तक कि बाजार के कारीगर भी कानों, कंठों, बाहुओं, कलाइयों तथा उंगलियों में जवाहरात तथा सोने के आभूषण पहनते थे। लगभग इसी तरह का वर्णन डोमिंगोस पेज नामक पुर्तगाली यात्री ने भी किया है। वह लिखता है कि राजा के पास भारी कोष और अनेक सैनिक तथा हाथी हैं। इस नगर में प्रत्येक राष्ट्र और जाति के लोग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ व्यापार अधिक होता है और हीरे आदि
बहुमूल्य पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। संसार में यह सबसे अधिक संपन्न नगर है और यहाँ चावल, गेहूँ आदि अनाज के भंडार भरे हैं। बारबोसा भी जो 1516 ईस्वी में भारत आया, विजयनगर की समृद्धि का उल्लेख करता है। विजयनगर के शासकों द्वारा कृषि को जो प्रोत्साहन दिया गया, सिंचाई बगैर की जो व्यवस्था की गई, उसके कारण कृषि का उत्पादन बहुत बढ़ गया। उद्योग धंधे भी उन्नत अवस्था में थे। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग तथा इतर उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग थे। उद्योगों तथा व्यवसायों के नियंत्रण के लिए अनेक संघ थे। एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग बहुधा नगर के एक ही भाग में रहा करते थे। अंतर्देशीय तथा सामुद्रिक दोनों प्रकार का व्यापार उन्नत अवस्था में था। साम्राज्य में अनेक बंदरगाह थे। हिंद महासागर के द्वीपों मलाया द्वीपमाला, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, अवेसिनिया, पुर्तगाल आदि देशों के साथ अच्छा व्यापार होता था। इन देशों को यहाँ से वस्त्र, चावल, लोहा, सोरा, शक्कर, मसाले आदि वस्तुएं निर्यात की जाती थीं, जबकि घोड़े, हाथी, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम तथा मखमल बाहर से आयात किए जाते थे। सामुद्रिक व्यापार जहाज़ों द्वारा होता था। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न और समृद्ध था। उच्च तथा मध्यम श्रेणी के लोग धनी थे, उनमें रहन सहन का स्तर भी ऊंचा था। साधारण लोगों के लिए भी जीवन की आवश्यक वस्तुएं का अभाव नहीं था, किंतु साम्राज्य की आर्थिक अवस्था में एक दोष था। साधारण जनता को राज्य करों का मुख्य बोझ सहना पड़ता था। फिर भी बहमी राज्य की जनता की अपेक्षा वे कहीं अधिक समृद्ध थे।